नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। संजीव गुंजन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बायोलॉजी क्लासेस इन हिंदी, जिसमें हम लोग क्रैश कोर्स के अंतर्गत क्लास 10 2025 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आज आपके सामने पार्ट 3 लेकर उपस्थित हैं और देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से प्रश्न का उत्तर हम लोग कैसे लिखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप इसके द्वारा क्वेश्चन को बना भी सकते हैं, नोट्स बना करके और आसानी से तैयार कर सकते हैं। यह सरल भाषा में और आसानी से समझने वाला नोट्स है, जिसे आप बिंदुवार समझेंगे तो परीक्षा में आपको अधिक सहूलियत होगी। तो आइए चलते हैं हम लोग क्रैश कोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? आइए इसके उत्तर को देखते हैं, कैसे हम लोग उत्तर लिखेंगे। उत्तर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोफिल शुरू से अंत तक क्लोरोफिल में ही होती है। इस सेंटेंस को देखें। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह शुरू से अंत तक क्लोरोफिल में ही होती है। अब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। यह पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। यह वर्णक पौधों की पत्तियों में होता है। अब यह वर्णक कहाँ पाया जाएगा बच्चों? तो पौधे की पत्तियों में यह वर्णक पाया जाता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। इस कारण पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। अब देखिए, जैसे यह पत्ती हो गई और इसमें जो वर्णक पाया जाता है, जिस कारण यह इसको जब डिसेक्ट करेंगे पतला पतला तो इसमें वातांध्र होता है। ऐसे ये पतला पतला छोटा छोटा वातांध्र होता है और इसमें सूर्य प्रकाश जब आता है तो देखिए यहाँ पे सूर्य प्रकाश आ गया और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। अब इसी वर्णक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और यह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। यह क्या करेगा, अब यही कारण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO2 खनिज लवण इत्यादि प्राप्त कर यह पत्तियां जो होती हैं यह हरित लवक होने के कारण इसमें क्या क्या पाया गया, क्लोरोफिल पाया गया, जिस कारण से यह प्रकाश संश्लेषी अंग माना गया है। तो देखिए, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोफिल में ही होता है और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा, यह वर्णक जो हो गया यह पत्तियों में पाया जाएगा और इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं ईंधन या रसोई घर। पौधे का रसोई घर हो गया।
उम्मीद करते हैं पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी कि क्लोरोप्लास्ट वर्णक जो होता है वो क्लोरोफिल नामक वर्णक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल में पाया जाता है, जिस कारण यह वर्णक पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है और यह प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाता है। इसी कारण से हरे पौधे भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और इसके बाद प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से हम एग्जाम में लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है पत्तियों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? प्रश्न को फिर से एक बार समझिए कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो इसको पाचन क्रिया में मदद करता है। तो इसका उत्तर लिखते हैं, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब कौन कौन सा है? तो पहला को हम कहते हैं पेरोटिड ग्रंथि। पहला हो गया पेरोटिड ग्रंथि। जो पहला जोड़ा होता है लार ग्रंथि में मनुष्य में उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। इसको लिखेंगे पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा हो गया सेकेंड ग्रंथि जो हो गया उसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। दूसरा हो गया सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। अब इसमें क्या हो गया कि दूसरा जो हो गया इसको कहा गया सब मैंडिबुलर। इसको लिखेंगे सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। अब तीसरा लोग देखते हैं 3 नंबर। तीसरा कौन सा है? इसको बोलते हैं सब लिंगुअल लार ग्रंथि। तीसरा हो गया सब लिंगुअल लार ग्रंथि। अब इसको बोलते हैं सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। यही तीनों लार ग्रंथियां हैं जो मनुष्य के मुख में पाई जाती है। कौन कौन से 3 लार ग्रंथियां हो गई? पहला हो गया जिसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड हो गया। लार ग्रंथियां तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ा पाया जाता है। जैसे सैलिवरी ग्लैंड जो हो गया कहाँ पे पाया जाएगा? इस तरह से यह भोजन के पाचन का कार्य करता है। ये आ गया आपका नासिका छिद्र से और ये मुख से आ गया आहार नाल और इसी पार्ट में इसी को बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड। तो यह यहाँ से आहार नाल नीचे आएगा तो यह 3 पार्ट में बट गया। इसी का 3 पार्ट हो गया। ये लार ग्रंथि जो हो गया 3 भाग में होगा। यह भोजन को क्या करेगा? चबाने का कार्य करेगा और चिकना बना करके अमाशय में प्रवेश करने में मदद करेगा। तो पहला जो हो गया 3 पार्ट में टॉप लेयर जो हो गया इसको बोलते हैं पैरोटिड लार ग्रंथि यानी पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा हो गया इसका पार्ट सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड और तीसरा हो गया सब लिंगुअल लार ग्रंथि, सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। और ये तीनों ग्लैंड आपस में मिलकर के यह सैलिवरी ग्लैंड कहलाता है जो सैलिवा का सेक्रेशन करता है जिससे कि भोजन
को पचाने में और चिकना बनाने में मदद करता है। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर हो गया कि 3 जोड़ी मनुष्य के शरीर में लाल ग्रंथि पाई जाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बटा होता है। क्वेश्चन, मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बटा होता है। अगला प्रश्न देखिए। अब अमाशय मनुष्य का सबसे प्रमुख पाचन अंग है। यह चौड़ी थैली के समान रचना होती है। हम देखिए उत्तर लिखते हैं। अमाशय मनुष्य का, अमाशय जो हो गया मनुष्य का प्रमुख पाचन अंग है। प्रमुख पाचन अंग है। अमाशय में भोजन का पाचन होता है। यह आहार नाल से नीचे होता है। यह चौड़ी थैली की समान रचना है। यह चौड़ी थैली के समान रचना है जो उदर दिशा में फैली होती है। यह उदर दिशा में फैली होती है। अब कहाँ रहेगा यह? तो उदर दिशा में, मतलब पेट के भाग में फैली होती है, जिसे 3 भाग में बांटा गया। यानी कि अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए ये आहार नाल से नीचे आता है, तो इस तरह का अमाशय होता है। यही अमाशय हो गया। अब इसको बोलते हैं अमाशय। ये चौड़ी थैली की रचना हो गई। अब इसके कौन कितने भाग हो गए? 3 भाग। अब पहले भाग को क्या बोलेंगे? तो पहला भाग हो गया कार्डिक। पहला अमाशय का पहला भाग कहलाएगा कार्डिक। और कार्डिक का क्या काम है? अमाशय का अग्रभाग होता है। यह हो गया अमाशय का अग्रभाग। फिर दूसरा हम देखते हैं पार्ट 2। दूसरा भाग क्या हो गया? इसको बोलते हैं कुंडिक। पहला हो गया कार्डिक, दूसरा हो गया कुंडिक। अब कुंडिक क्या है? ये अमाशय, अब यहीं पे भोजन आके हमारा पाचन की क्रिया आरंभ होता है, स्टोर होता है। इस थैली में भोजन आकर के स्टोर होता है। तो इसका हो गया अमाशय का मध्य भाग। इसको लिखेंगे अमाशय का मध्य भाग। और तीसरा जो भाग हो गया इसका, इस तरह से अमाशय का तीसरा भाग है। अब तीसरा भाग को बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक यह कहलाया अमाशय का तीसरा भाग। और यह अमाशय का कौन सा भाग कहलाएगा? पिछला भाग, मध्य भाग, आंतरिक अमाशय का। पिछला भाग। तो आइए इसको समझते हैं। ऐसे हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए मनुष्य में अमाशय मतलब इंटेस्टाइन, जिसको हम बोलते हैं उदर या पेट हो गया, या वह थैली भोजन जमा करने की थैली। तो यह क्या कहलाएगा? प्रमुख पाचन अंग कहलाएगा। यह चौड़ी थैली होती है। देख सकते हैं कि यह एक चौड़ी थैली है और
के समान रचना है, यह उदर दिशा में फैली होती है। पेट के नीचे की तरफ दिशा में अगला हम देखेंगे जब आहार नाल पाचन तंत्र, तो और क्लियर पता चलेगा। फिलहाल इसमें हमें सिर्फ यह देखना है कि अमाशय को यह 3 भागों में बांटता है, जिसमें पहले भाग को बोलते हैं कार्डिक, यह अमाशय का अग्रभाग कहलाया, ये हो गया कार्डिक पहला भाग। फिर दूसरा हो गया कुंडिक, ये मध्य भाग हो गया जो बीच का भाग हो गया, और पाइलोरिक इसको लास्ट भाग बोलते हैं, तो ये तीसरा भाग हो गया। इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? क्वेश्चन, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? इसके प्रमुख भागों के नाम लिखें। अब क्या कर रहा है कि मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, इसके प्रमुख भागों के नाम लिखें। ये सारे प्रश्न है क्रैश कोर्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, और ये सभी आपका लघुतरीय प्रश्न में है। और किस तरह से हम डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के साथ उत्तर दे सकते हैं और सटीक आंसर देंगे ताकि हमें बेहतर से बेहतर नंबर आए। तो इसका हम लिखेंगे, छोटी आंत आहार नाल का पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। उत्तर, छोटी आंत आहार नाल के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। ये जो छोटी आंत है ना, यह सबसे लंबा भाग होता है। इसका आकार बेलनाकार होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का आकार बेलनाकार होता है। छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और इसका आकार जो होता है यह बेलनाकार होता है। इसमें भोजन की प्रक्रिया जो होता है ना, इसमें इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण होता है। इसमें पचे हुए पदार्थों का अवशोषण होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पचे हुए पदार्थों का अवशोषण होता है, यानी वहां से पौष्टिक तत्व का अवशोषण होता है और अवशिष्ट पदार्थ बाहर की तरफ निकलते हैं। और इस तरह से इसकी लंबाई जो होती है लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 205 सेंटीमीटर होता है। इसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए छोटी आंत की लंबाई कितनी हो गई, तो इसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं। अब इसके भाग कौन से होंगे? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहला हो गया ग्रहणी, पहला पार्ट हो गया। दूसरा भाग को क्या बोलेंगे? इसका दूसरा भाग है जेजुनम। और तीसरा पार्ट क्या हो गया? इसका तीसरा पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं इलियम।
अब इस प्रश्न के उत्तर को देखेंगे हम लोग कि छोटी आंत किस तरह से शेप में होता है। तो जैसे हमारे शरीर के आहार नाल के नीचे जब आता है तो इस तरह का एक शेप बनता है, और यही शेप जो आएगा आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ये हो गया, और इसके बीच का जो पार्ट है बड़ी आंत का हो गया, और इसके बीच में जो बेलनाकार पार्ट हो गया, यही जो यहाँ से रोल करके आता है बेलनाकार, यही हो गया छोटी आंत। इसी को बोलते हैं छोटी आंत। अब इसके ऊपर समझ लेते हैं हम लोग कि मनुष्य के में छोटी आंत की लंबाई कितनी है। तो पहले हम छोटी आंत के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे, फिर लंबाई को लिखेंगे। इससे आंसर आपका स्मार्ट होगा कि छोटी आंत आहार नाल डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पाचन तंत्र हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा भाग होता है। ये ऑब्जेक्टिव और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका आकार किस तरह का हो गया, ये देखिए बेलनाकार हो गया, बेलनाकार की तरह हो गया। तो यह बेलनाकार की तरह होता है। इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। जब यहाँ से अमाशय यहाँ ऊपर जुड़ा हुआ है, इस तरह से अमाशय जो हम पहले पढ़े हैं, ये अमाशय। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ से भोजन जैसे ही प्रवेश करेगा तो ये छोटी आंत से होकर के फिर ये बड़ी आंत में है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पाचन की क्रिया लगभग पूर्ण हो जाएगी, और फीकल मटेरियल मतलब यहाँ से जो अवशोषण करने के बाद अब क्या करेगा, यह पौष्टिक तत्व का अवशोषण करेगा। पौष्टिक तत्व का अवशोषण करके फीकल मटेरियल को मल के रूप में इस चैम्बर में जाके मलाशय में स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि बचे हुए पदार्थों का अवशोषण होता है। अब इसकी लंबाई के बारे में बात की जाए तो इसकी लंबाई 6 मीटर, याद रखेंगे 6 मीटर, और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। यह 6 मीटर लंबा हो गया, लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और इस तरह से यह जो गया, यह छोटी आंत 3 भाग में बटा होता है, जिसमें पहला हो गया ग्रहणी, दूसरा हो गया जेजुनम और तीसरा हो गया इलियम। इस तरह से आपका यह प्रश्न कंप्लीट हुआ, और इसका उत्तर आप इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस तरह से खूब मन लगा कर पढ़ें और खूब अच्छा रिजल्ट से आप पास करें। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, थैंक यू।